नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल जो खबरों को सांकेतिक भाषा के जरिए आप सभी तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास बुलेटिन की और सबसे पहले देखते हैं सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पिपरवा के पवित्र अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का करेंगे उद्घाटन। भगवान बुद्ध से संबंधित सांस्कृतिक धरोहर हैं ये अवशेष। गृह मंत्री अमित शाह अंडमान और निकोबार के 3 दिवसीय दौरे पर आज गृह मंत्रालय की सलाहकार समिति की बैठक में लेंगे हिस्सा। कई विकास परियोजनाओं का भी करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। यमन में सऊदी अरब ने किए हवाई हमले। यूएई समर्थित बलों के 7 अलगाववादी लड़ाकों की मौत, 20 से अधिक घायल। इलाके में पैदा हुआ बड़े टकराव का खतरा। पूरे उत्तर भारत में पड़ रही है कड़ाके की ठंड और आज दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट। हिमाचल और उत्तराखंड में पाला पड़ने का अनुमान। और भारतीय महिला हॉकी टीम को मिला नया मुख्य कोच। नीदरलैंड के सोड मारिन ने दूसरी बार जुड़े टीम से। पहले कार्यकाल के दौरान टीम ने किया था ऐतिहासिक प्रदर्शन। तो ये थी प्रमुख खबरें और अब बात विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह नई दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में प्रकाश और कमल जागृत व्यक्ति के अवशेष शीर्षक से आयोजित भगवान बुद्ध से संबंधित पवित्र पिपरवा अवशेषों की भव्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री ने संस्कृति और बौद्ध धर्म के प्रति उत्साही लोगों से प्रदर्शनी में आने और पिपरवा की पवित्र विरासत देखने का अनुभव प्राप्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस प्रदर्शनी में 1 सदी से अधिक समय बाद वापस लाए गए पिपरवा अवशेषों को प्रदर्शित किया गया है। प्रदर्शनी में नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय और कोलकाता के भारतीय संग्रहालय में संरक्षित पिपरवा के प्रमाणिक अवशेष और पुरातात्विक सामग्री भी शामिल है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। 3 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन अमित शाह सबसे पहले गृह मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसके बाद श्री विजयपुरम ITF फील्ड में नई न्याय संहिता पर प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा अमित शाह नेताजी स्टेडियम में अंडमान निकोबार सरकार के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग मतदाता सूची में सुधार को लेकर लगातार काम कर रहा है। विधानसभा चुनाव से पहले हर वैध मतदाता को मताधिकार का अवसर मिले, इसे सुनिश्चित करने के लिए आयोग जागरूकता अभियान भी चला रहा है। हालांकि राज्य सरकार के अधिकारी चुनाव आयोग का अपेक्षित सहयोग नहीं कर रहे, जिसे लेकर आयोग ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। इसी संबंध में चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखकर आयोग के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा है। हाल ही में आयोग ने कार्य में लापरवाही और नियमों के उल्लंघन के आरोप में 2 ERO, 2 AERO और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ कार्रवाई करने का भी निर्णय दिया था। चुनाव आयोग के आदेश के बाद राज्य सरकार ने इन कर्मियों को निलंबित तो कर दिया, लेकिन उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की। आरोपियों के विरुद्ध उचित कानूनी कार्रवाई न होने पर आयोग ने एक बार फिर राज्य सरकार को पत्र लिखकर 5 आरोपियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। वहीं पश्चिम बंगाल की ममता सरकार मालदा में बाढ़ राहत कोष घोटाले को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ राहत कोष के वितरण में लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। रिपोर्ट में कहा गया कि राहत कोष के पैसों को पीड़ितों के बजाय सत्ता से जुड़े लोगों में बांट दिया गया। ये घोटाला तब हुआ जब बाढ़ प्रभावित लोग दाने दाने के लिए मोहताज थे। CAG की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो वाकई चौंकाने वाले हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपदा के दौरान एक ही खाते में बार बार भुगतान किया गया। बाढ़ प्रभावितों के नाम पर कुल 6,965 व्यक्तियों को एक ही बैंक खाते में 2 से लेकर 42 बार तक भुगतान किया गया है। तो वहीं इस दौरान पक्के मकानों के नाम पर भी फर्जीवाड़ा किया गया। राहत के लगभग 7.5 करोड़ रुपए की राशि ये कहकर निकाल ली गई कि पक्के मकानों को नुकसान पहुंचा है। हालांकि जिला अधिकारी की रिपोर्ट में किसी भी मकान की क्षति होने का सबूत नहीं है। सरकारी तंत्र और टीएमसी से जुड़े प्रभावी लोगों ने बीपीएल कोष पर भी कब्जा किया, जबकि वो सरकार से नियमित वेतन ले रहे थे। भ्रष्टाचार का सिलसिला यहीं नहीं रुका। लगभग 7 करोड़ रुपए की राशि अकेले उन लोगों में बांट दी गई जिन्होंने राहत के लिए आवेदन ही नहीं किया था। पश्चिम बंगाल भाजपा ने घोटाले को राज्य प्रायोजित डकैती करार दिया है। भाजपा ने टीएमसी सरकार को गरीबों के मुंह से निवाला छीनने वाली पार्टी बताया है। उत्तर और मध्य भारत इस समय कड़ाके की ठंड और घने कोहरे की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, बिहार और ओडिशा में शीतलहर जारी रहने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में 10 जनवरी तक बहुत घने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। जबकि राजधानी दिल्ली में ठंड से बचने के लिए बेघर लोग रैन बसेरों में शरण ले रहे हैं। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी कड़ाके की ठंड और घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। इसके साथ ही राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश में भी तापमान गिरने से ठंड के असर बढ़ रहा है। आईएमडी के कुछ इलाकों में विजिबिलिटी 0 तक पहुंचने की भी चेतावनी दी है। ठंड और कोहरे के इस दौर में लोगों को सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। उत्तर प्रदेश में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी माघ मेले की शुरुआत हो चुकी है। संगम नगरी प्रयागराज में आयोजित इस पवित्र मेले के प्रथम स्नान में श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये मेला हर वर्ष हिंदू पंचांग के माघ माह में आयोजित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माघ मास में संगम स्नान से अक्षय पुण्य, पापों से मुक्ति और आत्मिक शुद्धि प्राप्त कराने वाला ये मेला इस वर्ष 3 जनवरी से शुरू होकर 15 फरवरी तक चलेगा। यमन में सत्ता संघर्ष एक बार फिर से खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। सऊदी अरब के नेतृत्व वाले सैन्य गठबंधन ने शुक्रवार को यमन के हद्रामौत प्रांत में यूएई समर्थित साउदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल के ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसमें 20 अलगाववादी लड़ाकों की मौत हो गई और कई घायल हुए। ये हवाई हमले अल खशा सैन्य शिविर पर किए गए। इसके अलावा सयून शहर के हवाई अड्डे और सैन्य अड्डों को भी निशाना बनाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हमलों के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। पिछले कई हफ्तों में से अलगाववादी एसटीसी द्वारा अपने क्षेत्रों पर कब्जे को लेकर सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात से तनाव जारी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने सैन्य खुफिया प्रमुख जनरल क्योरिलो बुडानोव को राष्ट्रपति कार्यालय का नया चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया है। ये परिवर्तन ऐसे समय पर किया गया जब यूक्रेन युद्ध और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी कूटनीतिक प्रयासों के निर्णायक दौर में है। बुडानोव 39 साल के हैं और उन्हें रूस के खिलाफ गुप्त सैन्य अभियानों को मजबूत करने का श्रेय भी दिया जाता है। यूक्रेनी सरकार के अनुसार बुडानोव का अनुभव मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों और शांति प्रयासों के दौरान यूक्रेन के लिए अहम साबित होगा। भारतीय महिला हॉकी टीम को नया मुख्य कोच मिल गया है। हॉकी इंडिया ने नीदरलैंड्स के सोड मारिने को भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त करने की घोषणा की है। मारिने दूसरी बार भारतीय टीम के मुख्य कोच बने हैं। इससे पहले उनके कार्यकाल के दौरान टोक्यो ओलंपिक में भारतीय महिला टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया था। मारिने के सहायक के रूप में मटियास विला को नियुक्त किया गया है। 2017 से 2021 के बीच सॉल्ट मारिने के कार्यकाल में भारतीय महिला टीम की विश्व रैंकिंग में उल्लेखनीय सुधार हुआ था और टीम शीर्ष 10 में पहुंचने में सफल रही। मुख्य कोच के रूप में मारिने की पहली बड़ी चुनौती 8 से 14 मार्च 2026 तक हैदराबाद में होने वाले FIH महिला हॉकी विश्व कप क्वालिफायर होंगे।
वहीं दिग्गज टेनिस खिलाड़ी और 7 बार की ग्रैंड स्लैम एकल चैंपियन वीनस विलियम्स 5 साल में पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में हिस्सा लेने जा रही हैं। 45 वर्षीय वीनस इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला खिलाड़ी बन जाएंगी। उन्हें 18 जनवरी से शुरू होने वाले साल के पहले ग्रैंड स्लैम के लिए वाइल्ड कार्ड दिया गया है। वीनस ने आखिरी बार 2021 में ऑस्ट्रेलियाई ओपन में हिस्सा लिया था। वो 2 बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला एकल वर्ग में उपविजेता भी रह चुकी हैं। 2003 और 2017 में फाइनल में सेरेना से हार गई थी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में मुझे सहयोगी शरद मुदगल और हमारी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।